Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will come to know about the cell theory. So last video में हमने just about topic that was discovery of cell पढ़ा था, cell doctrine के बारे में समझा था. So अब हमें बहुत important topic that is cell theory पढ़ना है. Okay, so in 1831 19th century, friends 19th century थी जहाँ साइटोलॉजी में एक बहुत बड़ा टर्न आया था सेल बायोलॉजी में, जिसमें हमने 18th सेंचुरी में तो हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी हुई. देन नेक्स्ट 19th सेंचुरी से सेल थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ था. ओके, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन हु डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस इन द सेल. सो आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा ऑब्वियसली. लाइक दिस इज सेल. किसी भी सेल में फ्रेंड्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके चारों तरफ एक तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है. प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन ही होती है. अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जो क्या करता है, पूरे सेल को कोऑर्डिनेट करता है. ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अपना खुद का फंक्शन होता है, जो सेल को फंक्शन करने में पूरा इंडिविजुअल सेल इन सारे सेल ऑर्गेनल्स की हेल्प से फंक्शन प्ले करता है. ओके, सो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस स्मॉल स्फेरिकल न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी. ओके, नेक्स्ट ड्यूमॉटियर, जिन्होंने 1831 में ही स्टडीड सेल डिवीजन इन एल्गे एंड वॉन मॉल इन 1835 इन एनिमल सेल्स. सो फ्रेंड्स, अब ये दो साइंटिस्ट आए थे देन, जिन्होंने ड्यूमॉटियर 1831 में उन्होंने एल्गे क्या है, प्लांट सेल है, एल्गे प्लांट्स में आता है, थैलोफाइटा. तो एल्गे, जिसके बारे में फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें ओनली मैंने एल्गे के बारे में ही पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियोस अपलोड कर रखी है. आपको एल्गे, कोई भी एल्गे और उसके बारे में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशंस, उनके बारे में कुछ भी पढ़ना हो तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ सकते हो. आपको लाइन टू लाइन मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो जो ड्यूमॉटियर थे उन्होंने एल्गे में सेल डिवीजन स्टडी किया था. सो सेल डिवीजन आपको पता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, यही तो होता है. एंड देन ये डॉटर सेल फिर फर्दर ग्रो करके वापस से पेरेंट सेल का फॉर्मेशन करेंगी, खुद एक मैच्योर सेल बनेंगी और अगेन सेल डिवीजन करेंगी. सो ड्यूमॉटियर ने सेल डिवीजन पढ़ा था एल्गे में एंड वॉन मोल ने 1835 में सेल डिवीजन पढ़ा था एनिमल सेल्स में. ओके, देन नेक्स्ट जो आए थे साइंटिस्ट वो थे पुरकिंजे, नाम सुना होगा, प्रोटोप्लास्ट. एंड वॉन मोल वही हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन देखा था. 1836-37 में इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स इन दोनों ने साथ में कोई काम नहीं किया था, साथ में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, डिस्कवरीज नहीं की थी, अलग अलग इन्होंने अपने अपने क्या किया था, स्टडी करके अपने अपने एग्जामिन करके डिस्क्रिप्शंस दिए थे. नेम्ड द सेल कंटेंट्स एज साइटोप्लाज्म. इन्होंने जितने भी सेल कंटेंट्स थे हमारे सेल के अंदर, ये जितना भी एक क्या होता है, मैट्रिक्स फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. ओके, तो उन्होंने जितने भी सेल कंटेंट्स थे उनको सेल के अंदर जो प्रेजेंट थे उसे क्या नाम दिया था, साइटोप्लाज्म दिया. एंड एस्टेब्लिश्ड इट्स इंपॉर्टेंस इन द सेल एंड सेल्यूलर एक्टिविटीज़, और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया. सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो फ्लूइड मैट्रिक्स है जो पूरे सेल में प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर सारे साइटोप्लाज्म में ही तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, देन दूसरे जितने भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी में ही तो स्प्रेडेड होते हैं, इसी में ही बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसकी एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंस के बारे में इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब किया था. देन नेक्स्ट अब आया था हमारी जो सेल थियरी है, तो हम अब उसे पढ़ रहे हैं. सो अ जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी का एक बॉटनिस्ट था, बॉटनी से रिलेटेड, बॉटनी पे जो स्टडी करते, बॉटनी स्टडी करते, उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं. एंड जूलॉजी को पढ़ने वाले, एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले को जूलॉजिस्ट कहते हैं. तो जर्मन के एक बॉटनिस्ट थे मैल्थियस श्लिडेन,
1838 में उन्होंने रिकनसाइल द अवेलेबल फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सेल थियरी। तो इन्होंने क्या किया था कि अभी तक के हमने लास्ट वीडियो में देखी थी सेल डिस्कवरी, सेल डॉक्ट्राइन। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग से लेकर जितने भी फैक्ट्स थे रिलेटेड टू सेल के जितने भी फैक्ट्स अवेलेबल फैक्ट्स थे उन सबको इन्होंने क्या किया, रिकनसाइल किया, सबको एक और बार स्टडी किया और स्टडी करके इनसे कुछ पॉइंट स्टडी किए, जितने भी फैक्ट्स प्रेजेंट थे, जो हमें जो एग्जाम्पल्स थे कि सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, उन सबको इन्होंने रिकनसाइल कंबाइन करके एक सेल थियरी फॉर्म करी। अ मेजर एक्सपांशन ऑफ सेल थियरी वाज एक्सप्रेस्ड बाय रुडोल्फ विर्चो in 1835 in his famous amorphism hominis cellulae a cellula। अब क्या थे कि ऐसे तो क्या है कि 3 साइंटिस्ट थे हमारे, कौन थे, एक तो मैथियस श्लिडिन और एक दूसरे थे थियोडोर श्वान थे 1839 में। फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया था कि जो मैथियस श्लिडिन ने जितने भी ये सेल थियरी जो प्रिपेयर करी थी, उन्होंने बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने प्लांट्स पे लगा कर देखी थी, प्लांट्स के ऊपर सारे एग्जाम्पल्स उनके ऊपर ट्राई करके देखे थे, तो उन्होंने सेल थियरी करी। तो जो मैथियस श्लिडिन की जितनी भी सेल थियरी जो उन्होंने सारे फैक्ट्स को रिकनसाइल किया था, इस सेल थियरी को थियोडोर श्वान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनिमल्स पे अप्लाई किया, उन्होंने एनिमल सेल्स पर अप्लाई किया और क्या किया कि इस सेल थियरी को थोड़ा सा बढ़ाया। कि अभी तक तो हमें पता था कि ये जो सेल थियरी है वो प्लांट्स पर तो एकदम राइट है, करेक्ट है, बट श्वान ने क्या किया, इसको एनिमल सेल्स पे अप्लाई करके एनिमल सेल्स पर भी करेक्ट कर दिया कि एनिमल सेल्स पर भी ये काम करती है, फॉलो करती है। देन मेजर एक्सपांशन, एक बहुत बड़ा जो एक्सपांशन आया था सेल थियरी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो किसने एक्सप्रेस किया था, दिया था, वो था रुडोल्फ विर्चो। ये थर्ड साइंटिस्ट है जिन्होंने 1835 में, सॉरी ये रॉन्ग लिख रखा है, 1835 नहीं है, 1855 है। 1855 में इन हिज फेमस अमॉर्फिज्म उन्होंने एक स्टेटमेंट अमॉर्फिज्म दिया था, ओमिनिस सेलुले अ सेलुला, जिसका मतलब क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एक्सप्रेस किया कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे अराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज हो रहे हैं। इट मीन्स ये तो हम देख चुके हैं सेल डिविजन, जब कोई भी एक सेल है जिसे हम पेरेंट सेल मान लेते हैं, वो क्या होगा, एक एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन करता है और सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। वो 2 डॉटर सेल्स इंडिविजुअली ग्रो करेंगी और खुद एक मैच्योर्ड एज पर आकर ग्रोथ पहुंचकर वो खुद भी डिवाइड होकर फिर से डॉटर सेल्स बनाएंगी। सो इस अकॉर्डिंग जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही तो अराइज हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट था वो किसने, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये एक्सप्रेस किया था। दिस एस्टेब्लिश्ड सेल डिवीजन एज अ सेंट्रल फिनोमिनॉन इन द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन का पॉइंट जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ये तो एक सेंट्रल फिनोमिना है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन उसने एक्सप्रेस किया था किसका, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। यही तो है। इन 1880, अब 1880 में एक साइंटिस्ट आए थे, इट वॉज शोन बाय फ्लेमिंग साइंटिस्ट आपने सुना होगा पेनिसिलिन में, that cells ensure continuity between one generation and the next by cell division and the precise पार्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। वो किसने बताया था, वॉल्डेर 1890 में। सो 1880 में फ्रेंड्स जो फ्लेमिंग आया था, उन्होंने फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बताया कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स ही तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक की जो एक कंटिन्यूटी है रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसको एंश्योर करते हैं, इसको शो करते हैं। तो यस फ्रेंड्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, कुछ भी हो, हमारे अंदर से नेक्स्ट जनरेशन, इट मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक के जाने का एक जो वे है, एक जो पाथ है, वो तो एक सेल के थ्रू ही जाता है। चाहे हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देख लें, मैमल्स में देख लें, तो भी तो एक स्पर्म सेल और एक ओवम सेल ही तो होते हैं जो मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड सेल, वो भी तो एक सेल ही है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की जो एक कंटिन्यूटी है, जो दोनों का कनेक्शन है, वो सेल्स ही तो क्या करते हैं, शो करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। एंड पार्शनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें क्रोमोसोम्स की पार्शनिंग होती है। टोटल कितने होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, जिसमें से कितने
सॉरी 46 होते हैं, जिसमें से 23 दोनों होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, हाफ पेयर मदर सेल से आता है एंड हाफ फादर सेल से, वही तो होते हैं। तो क्रोमोसोम्स की पार्शनिंग, और इस बारे में सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम्स की पार्शनिंग होती है वो वॉल्डेयर जो साइंटिस्ट थे 1890 में उन्होंने बताया था। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन का जो था, रिप्रोडक्शन इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट रुडोल्फ विर्चो के इस एक स्टेटमेंट से हुआ, इसलिए इसे मेजर एक्सपांशन बोलते हैं सेल थियरी में। तो इसके बाद जो हमारी सेल थियरी बनी उसे हम कहते हैं मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थियरी। अब मॉडर्न सेल थियरी क्या हुई? So the modern version of cell theory states that, क्या कहती है? First is cells are structural and functional unit of living organisms. Cells एक structural और functional, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर का फंक्शन, इट मीन्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। स्ट्रक्चरल देख लो या फंक्शनल देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। सेल्स आर फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी, किसी भी बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होती है? उसका पूरा फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन, वही जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का ही दूसरा वर्ड है ये फिजियोलॉजिकल यूनिट्स। तो हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो कंपोजिशन है वो किसकी वजह से बना है? वो सेल्स की वजह से बना है। सो इन्हें हम फिजियोलॉजिकल यूनिट्स कहते हैं। देन नेक्स्ट है दैट इज द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। बोला ना, फंक्शनल यूनिट्स, हमारी जितनी भी बॉडी में जितनी भी फंक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, वो हर एक इंडिविजुअल सेल प्ले करती है। तो फिजियोलॉजिकल सारी यूनिट्स हमारी सेल्स हैं, क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड विद इन द सेल्स। क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडीज़ में वो सारी इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल में ही तो परफॉर्म होती हैं। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट सेल्स। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आउटकम है, हो रही है, इट मीन्स हम कुछ खाते हैं तो इससे ये बना, हम कहते हैं ना हमने तो क्या किया, कुछ भी खाया तो इससे ये बना, लाइक प्रोटीन से, प्रोटीएज एंजाइम उसको तोड़कर पेप्टाइड बॉन्ड्स और वो सब पेप्टोज बनाता है, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च कन्वर्ट होता है, फैट्स लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं। तो ये सब सेल्स में ही तो इन सब का होता है। रेस्पिरेशन करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल सेल ही तो रेस्पिरेशन करता है, और क्या करता है, अपने अंदर हर एक सेल में एटीपीज, उन सब की पूरी रिएक्शन हो करके जो आउटकम निकलता है वो कंस्टिट्यूएंट सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स की ही तो एक्टिविटीज़ का आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। तो इसलिए हम फिजियोलॉजिकल यूनिट्स भी किसे कहते हैं? सेल्स को कहते हैं। देन सेल्स आर हेरिडिटरी यूनिट्स। तो या राइट, सेल्स जो है वो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं। सो यस फ्रेंड्स, हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हेरिडिटी किसको फॉलो करते हैं, हमारे जो स्पर्म सेल्स और ओवम सेल्स होते हैं उन्हीं में ही तो पूरा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो डीएनए किस में है? सेल में ही तो प्रेजेंट है। दे मेंटेन कंटिन्यूटी थ्रू द हेरिडिटरी मटेरियल। हमारा हेरिडिटरी मटेरियल किस में होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसी भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होता है, दैट इज क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। अब जितने भी अभी जो ओमिनिस सेलुला जो स्टेटमेंट दिया था अमॉर्फिज्म रुडोल्फ विर्चो ने, वही है कि जितने भी न्यू सेल्स है वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही ओरिजिनेट होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सो या एग्जैक्टली, सेल ही स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। सेल सारे कंपोज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज सारे कंपोज होकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सारे कंपोज होकर मिक्स होकर ग्रुप बना करके ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा स्मॉल टॉपिक एंड दैट वाज सेल थियरी। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट अगर आता है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.